गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेटों की बात जब आती है तो इन्हें बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में जाना जाता है। वहीं हम हरियाणा की बात करें तो दूध, लस्सी या फिर देश के ढेर सारे मेडल जीत कर लाने वाले प्लेयर्स ही हमारे मन में आते हैं। लेकिन हरियाणा की धरती ने सिर्फ मजबूत खिलाड़ियों को ही पैदा नहीं किया है, बल्कि एक ऐसे इंसान को भी जन्म दिया है जिसने टाटा ग्रुप्स की नींद उड़ा दी थी। आज उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाली उनकी पत्नी सावित्री जिंदल 28 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ न सिर्फ इंडिया की सबसे अमीर महिला हैं, बल्कि उनके चारों बेटों ने स्टील और एनर्जी इंडस्ट्री में धूम मचा कर रख दी है। आज हम बात करेंगे द जिंदल ग्रुप्स की और जानेंगे कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया और आज अपने आप में ही एक ब्रांड बन गया। इस सफर की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1930 को, जब हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव नलवा में ओम प्रकाश जिंदल का जन्म हुआ था। देश अंग्रेजों का गुलाम था। हालांकि 1947 में आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन भुखमरी और बेरोजगारी के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं था। जरूरत थी तो एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, जिसके लिए टाटा और बिरला जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन ग्रुप ने अपना काम करना शुरू भी कर दिया था। जिंदल साहब भी अपनी खुद की फैक्ट्री खोलकर लोगों को रोजगार देना चाहते थे, लेकिन एक किसान के पास इतने पैसे कहाँ थे कि वो अपना बिजनेस और फैक्ट्री शुरू कर सके। इसलिए वो अपने भाइयों को साथ लेकर कोलकाता आ गए और यहाँ स्टील ट्रेडिंग का काम करके कुछ पैसों का बंदोबस्त करने लगे। और साल 1952 में हिसार वापस आकर बाल्टी बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू कर दिया। इसी दौरान एक स्टील पाइप पर मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ था। वह सोचने लगे कि एक छोटे से पाइप को भी हम भारत में नहीं बना सकते, और इसी बात को लेकर साल 1964 में कोलकाता के पास लिलुआ में पाइप बनाने की एक फैक्ट्री शुरू किया। लेकिन जिंदल इंडिया लिमिटेड नाम से शुरू हुई यह फैक्ट्री खुद पाइप नहीं बनाती थी। वह टाटा की एक कंपनी इंडिया ट्यूब से इनके रिजेक्टेड स्टील पाइप को खरीदते थे और इसे लिलुआ फैक्ट्री में रिपेयर करके मार्केट में प्रीमियम सेगमेंट में सेल करते थे। इस तरह स्टील के बिजनेस में उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत कर ली थी। लेकिन यह खुशी कुछ ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि जब टाटा को यह बात पता चली तो उन्होंने जिंदल साहब को बुलाकर इस तरह पाइप बेचने से मना कर दिया और बताया कि आगे वह अपने स्टील पाइप 2x2 फीट के पीसेस पे ही दे पाएंगे। अब जिंदल साहब के पास तो हाँ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर वह टाटा के 2x2 फीट के टुकड़े लेकर उससे सॉकेट बनाने लगे, और टाटा स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि जर्मनी की एक कंपनी इन सॉकेट को खरीदने लगी और बिजनेस अच्छा चलने लगा। लेकिन यह खुशी भी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि इंडियन ट्यूब इस पर भी एतराज करने लगी और आखिरकार उन्होंने जिंदल साहब को माल देने से ही मना कर दिया। लाइसेंस राज का दौर था और मुश्किल से तो यह फैक्ट्री की शुरुआत हो पाई थी, जिसमें सिर्फ ओपी जिंदल ही नहीं बल्कि उनके चारों भाइयों का गुजारा हो रहा था। लेकिन टाटा की इस फैसले ने उनको मुसीबत में ला दिया था। फैक्ट्री बंद होने की कगार में आ गई थी। फिर सबने मिलकर यह फैसला किया कि वह पाइप खुद ही बनाएंगे। वे वापस हिसार आ गए और काफी छोटे लेवल से स्टील पाइप बैंडिंग और सॉकेट की फैक्ट्री शुरू की, और इस तरह से जिंदल ग्रुप्स ने विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत कर दी थी। दरअसल उस समय फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली सारी मशीनें विदेशों से आती थी, जो काफी महंगी थी, और साथ ही उनके इंडिया आने में काफी वक्त लगता था। लेकिन जिंदल साहब में एक बहुत बड़ी खासियत थी, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्हें मशीनों में बड़ी दिलचस्पी थी। भले ही उनके पास न कोई इंजीनियरिंग की डिग्री थी और न ही मशीनों का कोई तजुर्बा था, लेकिन कहा जाता है कि वह मशीन की आवाज सुनकर उसका फॉल्ट बता देते थे। अब वह अपनी फैक्ट्री को बड़ा बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने खुद ही फैक्ट्री में लेआउट तैयार कर लिया और विदेशों से मशीन मांगने के बजाय सारी जरूरी मशीनें अपनी फैक्ट्री में ही बनवा ली। और इसके बाद साल 1969 में जिंदल स्ट्रिप के नाम से हिसार में एक बड़े स्टील यूनिट की शुरुआत की गई, जिसने स्टील पाइप्स के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया, और स्वदेशी मशीन होने की वजह से स्टील का प्रोडक्शन कास्ट भी काफी कम हो गया। फिर साल आया 1991, जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हमारे पास पैसे ही नहीं बचे थे कि हम विदेशों से मशीन खरीद सके। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार थम सी गई थी। अब जिंदल साहब ने अपने लिए तो मेक इन इंडिया मशीन बना ली थी, लेकिन बाकी लोग तो विदेशी मशीनों के ही भरोसे थे। इसका रास्ता निकालने के लिए जिंदल ग्रुप ने फैसला किया कि वे सस्ती स्वदेशी मशीन खुद ही बनाएंगे, और अगले ही साल 1992 में रायपुर में उन्होंने मशीन डिवीजन की शुरुआत की। इस तरह फैक्ट्री की शुरुआत ने न सिर्फ देश के पैसे बचाए, बल्कि आसानी से मशीनों के अवेलेबल होने से चारों तरफ नई नई फैक्ट्री शुरू होने लगी। लाखों लोगों को रोजगार मिलने लगा, और जिंदल साहब ने कुछ ऐसी मशीनें और टेक्निक की शुरुआत की जो आज भी इस्तेमाल की जाती हैं। ओपी जिंदल जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे इंसान थे जो लोगों से मिलते थे, उनके दुख दर्द सुनते थे। बिजनेस में प्रॉफिट से पहले वे लोगों के प्रॉफिट को देखते थे, और यही वजह थी कि लोग उन्हें प्यार से बाबूजी कहकर बुलाने लगे थे। समय के साथ ही उनका झुकाव सोशल वर्क और पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा होने लगा। उन्हें लगा कि सिस्टम में रहकर
और वह लोगों की सेवा ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकेंगे। इसलिए वह 3 बार हरियाणा के हिसार से विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। इस दौरान भी उनका बिजनेस ज्यादा तेजी से एक्सपेंड करता रहा है, क्योंकि उनके चारों बेटा मिलकर बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से संभालते रहे हैं। 31 मार्च 2005 को उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो जाती है। बाबूजी ने जिंदल ग्रुप्स को एक मजबूत नींव तो रख दी है, लेकिन कंपनी को आगे कैसे ले जाना है उसकी भी पूरी रूपरेखा डेथ के पहले ही बनाकर तैयार कर दी थी, जिसके हिसाब से जिंदल ग्रुप्स की पूरी संपत्ति को उनके चारों बेटों में बांट दिया है। लेकिन शर्त यह है कि पूरी संपत्ति का मालिकाना हक उनकी पत्नी सावित्री जिंदल के पास ही रहेगा, और यही वजह है कि आज सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला